बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में बात करेंगे कि हुकूमत नैब में वो तरमीम लेके आई है जिनकी पहले वो मुखालिफ थी, और इस तरह के जो एक्शंस हैं उन पर सवालात तो ज़ाहिर बनते हैं, और हुकूमत ये जो तब्दीलियाँ कर रही है इसका मकसद क्या है। और चेयरमैन PTI को अब बहुत सारे दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद भी कर दिया गया है 9 मई के वाक़यात के हवाले से। फिर उनकी फ़ैमिली मेम्बर्स के भी वारंट गिरफ़्तारी जारी हो रहे हैं, लेकिन किसी कार्रवाई का आगाज़ उस तरह से नहीं हो रहा। तो कानूनी तौर पर क्या इसमें कोई मसला है या सियासी तौर पर इस पर कोई यकसुई नहीं है। फिर जो एक और ख़बर यहाँ पे बार बार आती है वो है जनाब के इलेक्शंस जो हैं वो मार्च तक लेके जाने की बात हो रही है। कुछ जो लीडर्स हैं हुकूमती इत्तेहाद के वाक़े कहते तो हैं कि वक्त पर होंगे, लेकिन मैं इस्लामाबाद की फ़िज़ा की बात कर रही हूँ। यहाँ पर बार बार ये बात हो रही है कि इलेक्शंस जो हैं वो मार्च में करवाने की बात है। हुकूमत ने स्टैंड बाय मुआहिदा कर लिया IMF से। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ उसके हवाले से भी बात करेंगे, और जो लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम एक इंट्रोड्यूस कराया गया है, फ़ौज और सिविल इदारे मिल के ज़रिए इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे, उसका भी कुछ हम जायज़ा पेश करेंगे। तो पहले से में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया, और साबिक सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। हमारे साथ मौजूद हैं अजमल वज़ीर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, और आजकल इसलिए बड़े खुश हैं कि किसी जमात से अभी तक इन्होंने ताल्लुक़ अपना बहाल नहीं किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरा मंतंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो तरमीम जिस तरीके से हो रही हैं, इन्हीं के ऊपर ये मौजूदा हुकूमत माजी में मतलब माजी करीब में एहतजाज कर रही थी, क्यों करने की ज़रूरत पेश आई है? अभी तो आप लोगों ने अमेंडमेंट्स की थी। मेरा ख्याल है कि ये सवाल अगर कोई किसी सिटिंग मिनिस्टर से पूछा जाए तो बेहतर होगा, उसको ज्यादा बेहतर पता होगा। अपनी कानूनी राय दे दीजिए कि क्योंकि हम जो पहले आप लेके आए थे, यानी कि हुकूमत का हिस्सा तो है ना आप, हुकूमत जो पहले अमेंडमेंट्स लेके आई थी उसको तो PTI ने खुद चैलेंज किया हुआ था, और आप कह रहे थे कि हम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें। अब इंसाफ के तकाज़ों को ही पूरा करने के लिए ये अमेंडमेंट्स भी आई हैं। मुझे लगता है कि PTI की फरमाइश पे लाया गया है, क्योंकि PTI ने पुराने वाला चैलेंज कर दिया था ना। हम तो वैसे भी नैब ऑर्डिनेंस के एज ए होल मुखालिफ, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। जिनकी निशानी है उनके साथ जो है ना वो वफात पा गए, तो अब इसको भी वफात पा जाना चाहिए। तो ये ख़त्म क्यों नहीं होता? मेरा ख्याल है कि फरमाइश ख़त्म नहीं होती शायद। इसकी जो भी हुकूमत में होता है उसको उसकी शायद मजबूरी होती है, क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट भी यूज होता रहा, उससे पहले वालों के भी अगेंस्ट यूज होता रहा, तो ये इसलिए शायद ख़त्म नहीं होता। वरना अदरवाइज ये कोई मुनासिब कानून नहीं है, और कभी उसको जो ना कहीं से काट लिया जाता है, कहीं से कुछ एडिशन कर लिया जाता है, कहीं से कुछ डिलीशन की जाती है, फिर उसके बाद जो है ना ख्याल आता है कि ठीक नहीं हुआ, फिर उसके बाद दोबारा उस तरह से जो है ना उसमें पैचवर्क शुरू हो जाता है। आप कह रहे हैं कि आप एज अ होल इसके खिलाफ है। तंगी साहब, आपकी जमात के क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों ने तो नैब से मतलब मार खाई है ना, जिन जमातों ने, वो भी अगर नैब को इस्तेमाल करेगी पॉलिटिकल उसके लिए तो अफसोस नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीरा, मेरी रीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 से भी मियाँ साहब को और तमाम लीडरशिप को, तमाम जमातों को जो पार्लियामान के अंदर और बाहर थे, उसने रिक्वेस्ट की थी कि आइए हम सब मिल के नैब के ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट लें, ताकि जो नैब है वो टूल के शक्ल में इस्तेमाल न करे, मुखालिफ सियासी कायदीन के ख़िलाफ़, और उसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन न करे, उनकी बेइज्जती न करे, उनके पगड़ियाँ न उछाले, उनको माशरे में बदनाम न करे। फिर 13 से 18 तक भी हमने यही रिक्वेस्ट की थी, और फिर 18 से इमरान की वज़ीर आज़म तक हम ये कह के आ रहे थे, जो कि रिकॉर्ड पे है कि मेरे लीडर ने यहाँ तक कहा था कि नैब और बिज़नेस एक साथ नहीं चल रहे हैं। लेकिन अभी जब आपका सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि अगर आप पूछना चाहते हैं कि अभी क्या प्रोग्राम है, कुछ माजी करीब में आप लोगों ने ऐसी कानून साजी की और अभी आपने ऑर्डिनेंस के ज़रिए फिर रात के अंधेरे में ऐसा किया, तो जब हुकूमत एक काम करती है और आप उसके इत्तेहादी हैं, तो आपने हुकूमत के उस एक्शन को कबूल करना पड़ेगा आपको, इसलिए कि आप उसके इत्तेहादी हैं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की स्टैंड है कि जब आप नैब, तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा। लेकिन अगर नैब समझती है कि कोई मुजरिम है, अवाम का, कौम का पैसा खा चुका है, तो फिर सबूत के साथ उन पे हाथ डाले, ताकि आपको जज के सामने रिमांड लेना न पड़े और उनको सजा भी दे और उनसे रिकवरी भी हो। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। देखिए मेरी ना तो नैब वो काम करता है जिसको करना चाहिए, ना आप वो काम कर पाते हैं जो जिस जोश से करवाना चाहते हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, हमने तो कभी नैब को
जो भी कुछ किया है हमारी लीडरशिप के खिलाफ हमने तो वेलकम किया है, और मेरे लीडर 12 साल जेल में रहे हैं, 20 साल के बाद वो इस बाइज्जत बरी हो चुके हैं, हमने तो फेस किया है। और मेरी लीडर ने तो इमरान को कहा था, मुखातिब करके कहा था कि मैंने बहुत नैब देख चुके हैं, लेकिन मैं उस दिन के लिए डरता हूं कि जब आप रोएंगे। तो आज वो रो रहे हैं, हम तो सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप सपोर्ट नहीं करते। अजमल साहब, आपकी साबिक जमात जो है उसके हवाले से आजकल ज़ाहिर है बहुत कुछ चल रहा है, आपने तो बड़े वक्त पे उसको खैराबाद कह दिया था। ओन चौधरी साहब जो आपके साबिक कुलीग भी हैं, जमात फेलो भी हैं, आजकल वो IPP में हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं, वो एक दरख्वास्त लेके गए सुप्रीम कोर्ट में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाए। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए तंजीला, मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं है कि उसकी दरख्वास्त के अंदर उसने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है, क्योंकि ज़ाहिर है वो कानूनी वो है, मुर्तज़ा साहब इस हवाले से बेहतर बता सकेंगे कि कानून में उसके लिए क्या वो है। लेकिन मैं एज़ ए सियासी तालिब इल्म मेरा ये ख्याल है कि देखिए, अभी आपने नेब की बात की है कि नेब, हमारा प्रॉब्लम यही है, हमारे मुल्क में यही मसला है, और जो अभी तक हम ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं ना, आज मुल्क जिस जगह पे पहुंच चुका है, इन्हीं हमारी पॉलिसियों की वजह से पहुंचा हुआ है। अच्छा, नेब बुरा या अच्छा, ये तब तक है कि जब वो कहते हैं ना कि मेरे तरफ हो तो हलाल, आपकी तरफ हो तो हराम, यानी जिसकी बस चलता है, जिस मौके पे उसको इस्तेमाल करना होता है तो उस मौके लेकिन अजमल साहब, ये पता आपको इस्तेमाल सियासतदानों के खिलाफ ही कर रहे हैं ना, तो यही और तो किसी का एहतसाब नहीं हो रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ, आज तक किसी ब्यूरोक्रेट का आपने सुना है कि इस तरह का एहतसाब हुआ है? अच्छा, किसी और का आपने सुना है कि उसका एहतसाब हुआ है? और प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये पॉलिटिशियन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो कहते हैं कि इस चलनी में से हम सारे गुजर चुके हैं, तो जब ये गुजर चुके हैं तो उसके बावजूद इस नेब की, अभी आज आप देख ले, मैं आज भी दावे से कहता हूं कि आप नेब का चेक है, जब से नेब बना है अभी तक इतनी उसकी रिकवरी नहीं होगी जितना इस पे खर्च हुआ होगा। और ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि जिस इदारे को हम बनाते हैं, जिस उसको हम बनाते हैं, मसलन जिस तरह का नेब बना है या इस तरह के, उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, उसके बदले में उसके जो कारकर्दगी होती है या उसके कवानीन, जिस तरह मुल्क में, हमारे मुल्क में इतने कवानीन है जिसकी कोई नहीं। और भी बड़े इदारे हैं, फॉर एग्जांपल निजकारी का भी इदारा जो जिस पे बहुत खर्चा हो चुका है, निजकारी नहीं बताए, उसके रिजल्ट बताए कि आज तक कितनी निजकारी हुई है, कब हुई है। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, गुफ्तगू यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चितंगी साहब, आपने जवाब भी देना है, लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि आपके ख्याल में क्यों इमरान खान साहब के खिलाफ जो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कार्रवाई का आगाज़ नहीं हो पाता, इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पिटीशन की बात करूंगा ओन चौधरी साहब का, और कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे कुलीग हैं और बहुत कॉम्पिटेंट लायर हैं, अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, तो मैं इज़्ज़त करता हूं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ नहीं, ज़्यादा इख्तिलाफ करता हूँ कि अगर एक आदमी पिटीशन जमा करते हैं और आप उसकी कैटेगोरिकली कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। देखिए, दो बिल्स है, दो कानून साजी है, एक प्राइवेट मेंबर बिल है और एक हुकूमत का बिल होता है। एक पिटीशन आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में जमा करते हो और ये हुकूमत की तरफ से आती हैं। अगर सपोज आप कंपेयर करते हैं अवामी नेशनल पार्टी पे पाबंदी का और आज की PTI पे पाबंदी का, तो ये बहुत ज़्यादती हैं। आज की PTI ने पाकिस्तान के डिग्निटी पे वार किया है। आज की PTI ने पूरी दुनिया में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ फ्लेक्सेस लगा के ISI और अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका मिसाल न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में फ्लेक्सेस है, ये लंदन में, यूरोप कंट्रीज़ में फ्लेक्सेस हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप अफवाज पाकिस्तान की उन शहदा की यादगारों को जला के राख कर देते हैं जिन शहदा ने आपकी और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इस पाकिस्तान की सालिमियत और बका के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देकर खून से इस जमहूरियत को और इस मुल्क को बचाया। अच्छा, मैं अभी अगर छोटी सी बात मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पिटीशन लेके जाना कोई किसी का हक है, वो तरीकेकार की बात कर रहे थे कि ऐसे पाबंदी लगती नहीं। देखिए, पिटीशन खबरों में आएगी और खत्म हो जाएगी। नहीं, देखिए, बात ये नहीं है, बात बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। अच्छा, अगर उसकी पिटीशन में वो सबूत है
जो कि इस दहशतगर्द तंजीम पर पाबंदी के लिए हैं काफी, तो आई थिंक के लग सकती हैं। चलें, और यही सवाल था आपसे, हाँ। अगर सबूत हैं क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, किस बात की? ये आपकी इस बात से मैं मुत्तफिक हूं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसलिए कि हुकूमत समझती है कि हम ऐसा मौका न दे उसको कि ये जनरल मासेस को और कौम को ये मैसेज दे दे कि ये मेरे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या सियासी इंतकाम हो रही है। कामरान साहब, क्यों नहीं कार्रवाई का आगाज हो रहा? ये अगर तो सबूत है उनका कार इख्तियार करें, वो तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रेफरेंस फाइल करे, फिर रेफरेंस फाइल होगा और वो उसके साथ मटेरियल फाइल होगा, और मटेरियल जब फाइल होगा तो फिर उसके अंदर एक सर्टेन लिमिट के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसका हियरिंग करने के बाद उनको नोटिस पहले देगी, फिर उसका हियरिंग करेगी और उसके बाद जो है ना कोई फैसला कर सकेगी। अच्छा, ये तो आप पाबंदी की बात करें, मैं कह रही हूँ चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अब उनको नामजद भी कर दिया गया, और ये बार बार कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी, आईएसपीआर की तरफ से भी, कि शवाहिद हैं नाकाबिल तरदीद। तो मैं ये पूछूं कि फिर ये कार्रवाई के ऊपर आपकी क्या राय है? दो तरह की खबरें आ रही हैं कि अब उनके ऊपर मुकदमात जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में शायद चलाए जाएंगे, फौजी अदालत में नहीं चलाए जाएंगे। कुछ आप इस पे अपनी ओपिनियन देंगे? मैं फौजी अदालतों के भी खिलाफ हूँ। मैं सिविलियन ट्रायल जो है मैं उसको सिविलियन का ट्रायल मैं फौजी अदालतों नहीं हूँ। जब पहले भी फौजी अदालतें बनी हमने उसको पहले भी चैलेंज किया, उस वक्त हम गवर्नमेंट में नहीं थे, मैंने इंडिविजुअली भी चैलेंज किया है उसको और उसके बाद पेश भी होता रहा हूँ। आज भी मेरा वो मौका वही है, मैं वहीं पे खड़ा हूँ और मैं समझता हूँ कि सिविलियन का ट्रायल जो है गैर मुनासिब है मिलिट्री कोर्ट। अगर इंसदाद दहशतगर्दी में होता है तो फिर भी वो डे टू डे प्रोसीडिंग और वो सारा चीज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं उस पे। इनफैक्ट होना ये चाहिए था इस मामले में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लेते इस मामले का 9-10 मई के वाकयात का, इन केसेस को फास्ट ट्रैक पे डाल देते, मुतल्लिका हाई कोर्ट्स को उनके चीफ जस्टिस को इत्माद में लेते, इसके लिए कोई जज जो है स्पेशल मुख्तस कर देते और उनको फास्ट ट्रैक पे डालने के बाद ये 15 दिन तफ्तीश के लिए 14 दिन चाहिए थे और उसके बाद अभी तक फैसले हो गए होने थे। उनके खिलाफ मटीरियल था, उनके खिलाफ फैसले दे दिए जाते, जिनके खिलाफ नहीं था उनको कर दिया जाता। मेरा ख्याल है कि ठीक है। अजमल साहब, जो एक और बात जो ज़रूरी है डिस्कस करना, वो आइंदा इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि हम नवंबर से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर इलेक्शंस हुए कहते हैं, मतलब हुकूमत के अंदर के लोगों की बात करूँ, अगर इलेक्शंस हुए तो ये अगर क्यों है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि जो मुझे लग रहा है तंजीला, उसमें हुकूमत मेंटली तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। और अब ज़ाहिर है कि जब इलेक्शन की बात होती है तो आइन के मुताबिक इलेक्शन को कराना भी तो है, इससे कोई भी बंदा, इससे मेरे ख़्याल में कि वो भी नहीं, रोगर्दानी भी नहीं कर सकता कि वो ये कहे कि जी नहीं, उसके बाद जो इलेक्शन का है अगर बिटवीन 90 डेज़ वाला होता है और अगर वो 2 महीने वो पहले डिसोल्यूशन हो जाती है तो फिर 2 महीने का जो टाइम होता है तो उससे कोई इनकार तो कर नहीं सकता। लेकिन मुझे ख़ुद भी ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन, मुझे नहीं लग रहा कि टाइम पे हो पाएंगे। वजह क्या नजर आ रही है उसकी? देखिए, अब तो आईएमएफ के साथ भी हमारा मुआहदा हो गया, मईशत भी थोड़ी बहुत ज़ाहिर है, उसकी ब्रीदिंग स्पेस मिल गई हुकूमत को। उसकी 2 वजूहात है। इस वक्त ये है कि आईएमएफ के साथ मुआहदा तो हुआ है और मेरे ख्याल में कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से भी बच गया है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन किस कास्ट पे ये मुआहदा आईएमएफ के साथ हुआ है, वो कास्ट जब हम देखते हैं और उसका जो आम बंदे पे जो असर अभी पड़ रहा है और अभी पड़ने वाला है मज़ीद, और जो टैक्सेस लग गए और जो चीज़ें हुई है, उसमें तो गरीब की ज़िंदगी अजीरन हो गई। वो तो हमेशा जब हुकूमत होती है, महंगाई होगी, तो अगर इलेक्शंस उस वक्त हो रहे होंगे, ज़ाहिर है उस हुकूमत को उसकी मार पड़ती है। तंगी साहब, आपको लगता है नहीं होंगे इलेक्शंस? तो मेरे ख्याल में कि मैं कंप्लीट करूँ जस्ट, तो एक तो ये वजह है कि जो वो दूसरी वजह यह है कि अगर आप उसमें सेंसस की जो पोजीशन देख ले तो सेंसस अभी तक कंप्लीट उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई हुई है, और उसके बाद सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन है उसके लिए भी जो टाइम पीरियड होता है, तो मुझे जब अभी तक सेंसस की रिपोर्ट नहीं आई है तो उसके बाद डिलिमिटेशन वाला, ये तो कानूनी आईनी बात है जो मेरे ख्याल में कि ये पिछली हुकूमत कैबिनेट से पास करा चुकी है सेंसस के हवाले से, जो कि नए सेंसस के तहत यहाँ इंतखाबात होंगे। बिल्कुल ठीक है। तंगी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक बात पे स्टैंड ली है और लेते हैं कि असम्बलियाँ अपनी मदद पूरी करें और फिर वक्त पे इलेक्शन हो।
अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर 60 डेज़ में इलेक्शन होगा जो अक्टूबर में नज़र आ रहे हैं, और इस साल इलेक्शन होगा। आपको लगता है कि होगा? कामरान साहब, लास्ट कमेंट आपका इलेक्शंस के ऊपर आपके, क्योंकि ज़ाहिर है आप इत्तेहादी जमात हैं और जब कानूनी मामलात होंगे तो यकीनन मौलाना साहब आपसे तो ज़रूर मुशावरत करते ही होंगे, तो आपको लगता है कि कोई हो रही ऐसी बात कि मार्च तक ले जाएं? तो मैंने जो माइंड रीड किया है अपने जो इत्तेहादी जमातें हैं या अपनी जमात के अंदर, वो ये है कि असम्बलियाँ तो जो उसकी मुद्दत है उससे वो 60 दिन का जो पीरियड है वो 90 डेज में चला जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन को भी टाइम मिल जाएगा और हमें भी कुछ दिन जो है ना ज्यादा मिल जाएंगे कैंपेन के लिए। नवंबर, मतलब आप कह रहे हैं नवंबर मेरा ख्याल है। ओके जी। जो मेरा अपनी जो कामरान साहब, फिर अगर 2 दिन पहले आप डिसॉल्व करते हैं तो फिर हमारा वो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है फिर हमने उसको पूरा नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, चाहे वो 2 दिन पहले अगर आप डिसॉल्व कर दे तो भी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। तो हम तो स्टैंड लेते हैं कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, 60 डेज में इलेक्शन हो। मैंने माइंड किया है वो, मेरी अपनी असेसमेंट यही है कि उसमें 2-4 तोड़ के, और उसका फायदा ये होगा कि आपको 30 दिन मिले, ये 28 दिन या 27 दिन या 25 दिन। जी जी, आखिरी पॉइंट। एक पॉइंट आखिरी में ये ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ है कि जो सेंसस है उसके हवाले से बड़ी ग्रीवेंसेस है। अगर आप पिछला जो सेंसस हो चुका है उस पे इलेक्शन करना चाहे तो बड़े सारे लोगों को महरूम करेंगे, आप सेंसस के ऊपर आपको बड़ा महरूम करेंगे आवाम को जो है ना इस उससे। सेंसस के ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात आ गए, स्पेशली सिंध के बहुत एतराजात हैं। हमें बलूचिस्तान में तो फायदा है, हमारी सीटें बढ़ती हैं, मगर इसमें प्रॉब्लम है। तो अगर नोटिफाई नहीं होता तो पुराने सेंसस पे इलेक्शन होंगे, और अगर नोटिफाई हो गया फिर वक्त पे इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया जी कामरान मुर्तज़ा साहब, अजमल वजीर साहब, बैरम मतंगी साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर आबिद सुलैरी, डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ होंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात करेंगे कुछ IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदा हुआ है। पाकिस्तान ने 9 बड़ी यकीन दहानियाँ कराई हैं IMF को। ये यकीन दहानियाँ पूरी कर सकेगा पाकिस्तान या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कई बार कमिटमेंट्स करता है और फिर उन कमिटमेंट्स को पूरा करने में नाकाम हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, पाकिस्तान के मारूफ मारे मुआशियात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, अनदर रिनाउंड नेम, जो कि इकॉनमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर आबिद, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। ये स्टैंड बाय मुआहदा और 9 महीने का हुकूमत ये दावा करती है कि ब्रीदर हमें मिल गया है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये फायर फाइटिंग में गुजरने वाले 9 महीने। आपको भी ऐसा लगता है? जाहिर है जी कि देयर इज़ नो फ्री लंच। ये तो क्योंकि मुआहदा ऐसा है जिसको 3 वज़राए आज़म और 3 वज़राए ख़जाना इनको पोटेंशियली इम्प्लीमेंट करवाना है, और फिर उसमें पॉलिसी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना, उसमें एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो आएगी इलेक्शन की वो भी उसी में शामिल होगी। अल्लाह ना करे कोई मॉनसून जो है वो थोड़ा सा अगर उसने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया तो वो भी उसी में आएगा, और उसी में अगले प्रोग्राम का जो अगला IMF का प्रोग्राम अभी हुकूमत ने लेना है उसकी तैयारी भी करनी है। तो ये सारे बड़े इवेंटफुल जो हैं वो 9 महीने हैं। फर्क ये है कि जो पिछले प्रोग्राम थे वो चूंकि 3 साल का होता है, उस 3 साल में अगर कोई 2-4 माह 5 माह उसमें ज़ाया भी हो जाए तो वो कोई इतना पता नहीं चलता। एक ट्रांच ले लेती है हुकूमत, लेती थी, उसके बाद 2-4-5 महीने ज़ाया कर दिए, फिर पैसों की जरूरत पड़ी, फिर दोबारा से IMF के पास आ गए। तो ये तो मुसलसल वो जो इंग्लिश में कहते हैं कि रिमेनिंग ऑन टोज, कि आपको ये मुसलसल हर चीज जो है उसको देखना पड़ेगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि ये 3 वज़राए आज़म ने जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट करना है। डॉक्टर खाकान, आप किस तरह से देखते हैं? आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी एक कमिटमेंट कर दी है, आपने अपने ज़खायर को बढ़ाने की कमिटमेंट भी कर दी है, आपने जो आपके कर्जे उनके रोल ओवर की भी कमिटमेंट कर दी, और हम देख रहे थे कि अभी भी हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की वजह से हमारे इतना अरसा ये डिले हुआ मुआहदा। तो कर पाएगी? निगरान हुकूमत है ये वाली हुकूमत, तो अभी इलेक्शंस में चली जाएगी। हु वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अगर ये नहीं हो पाता, या हो पाएगा? पहले तो ये बताइए।
तंजीला, पाकिस्तान को ना मैंने हमेशा कहा है कि एक सबसे ज़रूरी बात याद रखनी चाहिए। 23वां IMF प्रोग्राम एंटर कर रहे हैं। एक तो ये वैसे ही किसी मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि आप 23वीं बार ICU के डॉक्टर से रजू कर रहे हैं। सो देयर इज़ फंडामेंटली समथिंग जो आप सही नहीं कर पा रहे। ये तो नंबर एक बात है। अब 23 दफ़ा जब आप उस डॉक्टर के पास गए भी हैं तो 21 मरतबा उस डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आप कंप्लीट करने में कामयाब नहीं हो सके। ये दूसरी बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है। अब आप एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में जा रहे हैं और जैसे डॉक्टर साहब ने और आपने फरमाया कि वो 3 हुकूमतों को इम्प्लीमेंट करना है। एक तो ये कि अब कुछ भी हो जाए, ये आखिरी पर्चा है, इसको कंप्लीट किए बगैर 23 अरब डॉलर जैसे आप पूछ रही थी अगले साल के कलेक्ट नहीं होंगे। पहले 6 माह के भी 6 अरब डॉलर चाहिए। नेट ऑफ प्रोफाइलिंग अगर रीप्रोफाइलिंग में 7 डालूं तो ज़्यादा चाहिए, और 6 अरब के साथ अगर मैं 3-4 अरब का करंट अकाउंट डालूं तो 10 अरब डॉलर चाहिए। बिल्कुल IMF के अलावा नहीं होंगे। अब मसला ये है कि ये सब कुछ लोग समझते हैं कि ये पॉलिटिकल लेवल इज द प्रॉब्लम इन दिस, व्हिच प्रोबेबली इज। पर तंजीला, हैविंग हैड द चांस ऑफ एंकरिंग वन ऑफ पाकिस्तान्स ओनली सक्सेसफुल प्रोग्राम इन 13-16, मेरी ये गुजारिश है कि ये प्रॉब्लम पहले टेक्निकल लेवल की है। आप 8, 9, 10 PhDs के सामने जब बैठते हैं जो IMF से आते हैं तो आपको उतनी ही कॉम्पिटेंट टीम सामने बैठानी है ऑफ इकोनॉमिस्ट्स, इंजीनियर्स, फिजिकल एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपर्ट्स, पावर सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स, जो उनसे प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क तय कर सकें। फिर वो फ्रेमवर्क आपने पॉलिटिशियन से ओके करा के इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं आज ये सुन रहा हूँ कि वो खुद ये करती फिर रही हैं इस वक्त, जो कि IMF की रेप हैं, कि वो सबको मिल रही हैं कि जी ये काम हमने करना है। ये काम तो सारे हमारे करने के हैं, क्योंकि तंजीला ये IMF का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम रेसिपिएंट कंट्री का है। इसको एड एंड सपोर्ट कर रही है एक फैसिलिटी ऑफ द IMF। ये लास्ट फैसिलिटी है। अगर ये नहीं करेंगे तो इससे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इस फैसिलिटी को ट्रांजिट करना है इनटू एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, बिकॉज अगले 3 साल भी उतने ही भारी हैं। ये है आपने जो बात की है कि ICU से बार बार रुजू किया जा रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन अब हुकूमत ने ये कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद मिसाके मईशत के लिए कुछ पेशरफ्त की है, और वो जो मिनिमम एजेंडा, जो मैं हर प्रोग्राम में आप लोगों से भी बात करते हुए कहती हूँ कि मिनिमम एजेंडा तो लेके आए, आपने निजकारी करनी है, स्टेट ने बिजनेस से बाहर निकलना है, आपने कुछ जो एग्जाम्पशंस हैं टैक्सेस की वो ख़त्म करनी है। आपको लगता है डॉक्टर साहब कि है कुछ इस तरह की पेशरफ्त, या मेरी खुशगुमानी है? मेरा ख्याल है कि इस पे चीज़ें आपको थोड़ी सी बेहतर होती नज़र आ रही होंगी। ये एक पहला मौका है IMF की साथ पाकिस्तान की इंगेजमेंट की हिस्ट्री में कि IMF का प्रोग्राम आया और उसको हुकूमत, अपोजिशन, बिजनेस कम्युनिटी, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, जो हर एक ने उसको खुश आमदेद कहा। वरना IMF हमारे यहाँ एक विलन है के तौर पे हमेशा पेश होता है। हुकूमत भी यही कह रही होती है कि ये बहुत जालिम है, अपोजिशन ये कह रही होती है कि बस ज्यादा खुश ना हूं, कल ये अपोजिशन में चले जाएं तो हो सकता है ये फिर कह रहे हूं क्योंकि हम देख चुके हैं जिस लेकिन वो इसलिए नहीं कह रहे होंगे। अगर ये कुछ इस तरह का होता भी है कि ये हम बहुत क्लोज मिस है। पाकिस्तान तकरीबन इस वक्त डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंच चुका था। थोड़ी सी भी और अगर कैलकुलेशन में, डिसीजन मेकिंग में एरर ऑफ जजमेंट हो जाती तो सितंबर के बाद पाकिस्तान का डिफॉल्ट जो है वो काफी हद तक वो हम वहां पहुंच चुके थे। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर खाकान ने हिंट किया कि वो मिल रही हैं लोगों से, वो चेयरमैन PTI से भी मिल रही हैं। अब हाउ डू यू लुक एट दैट, जो वो वाला कॉन्टेक्स्ट है मुलाकात का, कैसे देख रहे हैं आप? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसीलिए देखिए ना, यानी आपको पहले तो ये सोचना है कि IMF ने ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो एक मुख्तसर मुद्दत का होता है वो क्यों ऑफर किया। अगर ये सारा कुछ हो गया था तो उन्होंने आपको स्टैंड बाय एग्रीमेंट की जगह एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम 3 साल वाला क्यों नहीं दे दिया। वो इसलिए नहीं दिया ना कि हुकूमत की मियाद जो है वो 42 दिन रहेगी, उसके बाद केयर टेकर है, फिर इलेक्शन है, नई हुकूमत आएगी। तो IMF जो है वो उस हुकूमत से एक तवील मुद्दती या दरमियानी मुद्दत के प्रोग्राम का नेगोशिएशन चाह रही है जिसका कुछ मैंडेट लॉन्ग टर्म हो। और उस लॉन्ग टर्म मैंडेट वाली जो भी पार्टी आएगी इस वक्त, यानी कोई भी पार्टी आए, जिस तरह की मुआशी सिचुएशन है, अगर इसमें तमाम पार्टीज IMF के साथ मिलके
रिफॉर्म की तरफ सपोर्ट नहीं करेंगी। इसमें अगर तमाम पार्टीज जो हैं वो जैसे आज आप सुबह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले प्रोग्राम में थी, तो अगर वो मिल के अवाम का नहीं सोचेंगी, जो कि जाहिर है कि IMF का प्रोग्राम हमें याद दिलाना चाहिए कि इसके नतीजे में महंगाई आएगी, इसके नतीजे में आम लोगों पे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तरफ उन इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट से लोगों को बचाना, दूसरी तरफ इन कमिटमेंट्स को पूरा करना, तो ये कोई भी पार्टी। और जाहिर बात है कि IMF ने आपकी मैशत को ठीक नहीं करना, अल्टीमेटली आपकी मैशत खराब है इसलिए आप IMF के पास जाते हैं। मैशत तो आपने खुद ठीक करनी है। एक लास्ट कमेंट मैं आप दोनों से चाहती हूँ। एक लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ किया गया है। आई हैड अ चांस टू विजिट दिस फैसिलिटी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक वन विंडो ऑपरेशन, जहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं और जो हमारा ज़रई पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज़ करने की एक एफर्ट हो रही है। डॉक्टर खाकान, हम बचपन से पढ़ते आए हैं पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन हम हर चीज़ तो बाहर से मंगवा रहे होते हैं। यू थिंक के क्योंकि इसमें फ़ौज और सिविल इदारे एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और जितनी भी बैरन लैंड्स हैं उनको कल्टिवेबल करने की कोशिश होगी, यू थिंक के ये एम्बिशियस है या हो सकता है अगर हो जाए तो कैसा इम्पैक्ट होगा? तंजीला, मैं जब सरकार में था तो एक जुमला मेरे दफ्तर में लिखा हुआ था, वो आपने कहा है इसलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। इम्प्लीमेंटेशन इज अ मैटर ऑफ कोऑर्डिनेशन इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसकी मिसाल हमेशा ले लें, और दोनों मैं चूंकि टेबल पे मौजूद था जब हमने फैटफ किया तो सबसे बड़ी कोऑर्डिनेशन ही थी उसमें, और ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट का उसमें एक बड़ा हाथ था, और उसकी वजह से हम कर पाए। और आप यकीन करें 33 हमें जो नुकात दिए गए थे वो बड़े मुश्किल थे। हम जो साल की चीज़ थी वो 6 महीने में कर जाते थे। NCOC उसकी दूसरी मिसाल है। अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान का जो एग्री पोटेंशियल है वो कहीं ज़्यादा है, जो एग्री यील्ड्स हैं वो बहुत कम है। मसलन कॉटन में हम 1/4 पे हैं, 5 पे वापस आ गए हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। तो अब अगर आपने ये सब कुछ करना है, और जो कॉटन की यील्ड है अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो वी आर अगेन अबाउट 500 किलोग्राम्स पर हेक्टर, वो चाइना आई थिंक 2000 के करीब है। सो ये बिल्कुल और असल बात तो इनको तालीम देने की, इनको मैकेनाइज करने की, इनको टाइमली चीज़ें समझाने की, इनको AI देने की, इनको फाइनेंसेस देने की है। सो इन एनी केस दिस इज़ अ गुड थिंग टू डू। और अगर फौज कोऑर्डिनेट कर रही है किसी के साथ भी बैठ के, तो हम SIFC भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो यू नो ठीक है। तो आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उनकी एक स्ट्रेंथ है डॉक्टर आबिद सुलैरी, क्योंकि हमने NCOC जैसी भी मिसालें देखी है, वैसे भी जहां जाते हैं, जहां जाके वो अपने कैंट्स बनाते हैं वो दुनिया और हो जाती है। तो मैं होपफुल हूं कि शायद ज़राअत की दुनिया भी और हो जाएगी। आपको लगता है ऐसा होने वाला है? जी तंजीला, मैं थोड़ा सा इस पे, चूंकि STPI ने इस पे काफी बैकग्राउंड में काम किया। जी जी। आज एक FAO की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने दुनिया के 45 ममालिक का जिक्र किया है यहाँ पे कि खुराक की कीमतें बहुत महंगी हो जाएंगी, यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी जो है वो आ जाएगी। एशिया के उसमें 9 ममालिक हैं, उसमें अफगानिस्तान भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें म्यांमार भी है और उसमें पाकिस्तान भी है। अब अफगानिस्तान ज़रई मुल्क उस तरह से नहीं है, बांग्लादेश उस तरह से ज़रई मुल्क नहीं है, म्यांमार ज़रई मुल्क नहीं है, पाकिस्तान उसमें एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद उसमें आ रहा है। और उसकी वजह जो है वो मौसमी तगैर भी है और उसकी वजह हमारी मुआशी सूरत हाल भी है। अब जो लिम्स जो है, ये लिम्स है क्या? आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम बहुत सुना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसमें उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट थे, लेकिन उसने पूरी दुनिया में खुराक की क्राइसिस को जो था 60-70 में उसको खत्म कर दिया। अब जो अगला ईरा आ रहा है वो क्लाइमेट चेंज के से मुकाबला करना है ज़राअत में। हम देखते हैं जब भी गंदम की फसल तैयार होती है कटाई के लिए, बारिशें आंधी आ जाती है। हम देख रहे हैं कि आमों की फसल पे जब पूरी तरह से फल आता है तो बारिशों और आंधियों का सिलसिला चलता है, या हीट वेव आ जाती है, वो जल जाते हैं। पिछले साल हमारी कॉटन जो थी 50% से ज़्यादा वो सैलाब की नज़र हो गई। तो अब जिस तरीके से मौसम बदल रहे हैं उसी तरीके से ज़राअत को बदलना और इसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो जो लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बुनियादी तौर पे जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से डाटा लिया जाएगा जमीन की ज़रखेज़ी के बारे में, जमीन की फार्मर को पहुंचाया जाएगा, जमीन की तय में pH लेवल क्या है,
किस खाद की ज़रूरत है, आप रडार्स की मदद से कैसे अपना इरिगेशन जो है उसकी प्रैक्टिसेस जो है आपाशी की उनको दुरुस्त कर सकते हैं। और अब ये सवाल पैदा होता है कि जी इसमें फ़ौज का क्या किरदार आता है। तो इसमें आर्म फोर्स इंस्टीट्यूशन का किरदार इसलिए आ जाता है कि इसमें ड्रोन का इस्तेमाल है। अब ड्रोन के इस्तेमाल को आप अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ सकते हैं। ड्रोन के इस्तेमाल के लिए आपकी एविएशन पॉलिसी है, आपकी सिक्योरिटी, आपकी जो एविएशन सिक्योरिटी और जो आपकी वैसे फिजिकल सिक्योरिटी, डॉक्टर टेक्निकल को छोड़ ही देना, वो जो खाकान साहब और मैं कह रहे हैं ना कि जो उनको कोऑर्डिनेशन का हुनर आता है ना वो मिसिंग है ना कहीं। तो चलिए इफ दे वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको एक टेक्निकल सपोर्ट चाहिए ना, वो भी आपको इस वक्त इन अदारों से ही से मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो है हमारा सिविलियन सेक्टर, उनके पास ये बिल्कुल ठीक बात। और इसमें एविएशन जो टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स हैं वो भी क्योंकि इस्तेमाल हो रहे हैं, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं बशमूल चाइना के जहाँ पे फ़ौज को इस्तेमाल किया गया है अपनी जो ज़रई उनकी पोटेंशियल्स हैं उसको बढ़ाने के लिए। डॉक्टर खाकान नजीब, डॉक्टर आबिद सुलैरी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।